यस, नमस्कार। मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। उम्मीद है आप सब कुछ आपका बढ़िया होगा, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कवित्व या नाभादास की ये कविता है। आप जानते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में ये कविता लगी हुई है। अच्छा, इस क्लास में बात करेंगे क्या, तो ये बात करेंगे कि इस क्लास में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बनते हैं इस पार्ट से, इस कविता से अभी तक जो बन चुके हैं और जो बनने वाले थे, उन सबको मैंने इस क्लास में रखा हुआ है। ठीक। दूसरा, इस क्लास के अंतिम में आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसको आपको तैयारी करके जाना है एग्जाम हॉल में। क्या बताया? एक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न जो कुछ भी बनेंगे इस वीडियो, इस क्लास से बन जाएंगे। दूसरा, हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो क्लास के अंतिम में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार 2025 में आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। उन्हीं को आपको तैयारी करके जाना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए एक बार मुस्कुरा दीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है, यानी भक्त चरित्रों, भक्त मतलब वैसे भक्त कवि जो पहले हुए हैं, और उन सभी को चरित्रों को संग्रहित करके, माला यानी संग्रहण करके बनाया गया है एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। पहला है मुंडमाला, पुष्पमाला, भक्तमाला और रत्नमाला। तो अगर हमारी क्लास पीछे देखे होंगे, 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, या फिर शुरुआत में क्लासें हमने किया है जो, उसमें अगर आप कवित्व को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो ऑप्शन है सी नंबर, भक्तमाल, यही आंसर हो जाएगा। और नाभादास की आपके पाठ्य पुस्तक में 2 ही किताब, इनकी ग्रंथों का रचना है, इनके ग्रंथों का बात कही गई है, जिसमें एक है भक्तमाला और दूसरा है आपको अष्टयाम। तो यही 2 इनकी रचनाएं हैं जिसको आपको याद रखना है, अष्टयाम। अष्टयाम आपको बस यही याद रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भक्तमाल। अगर भक्तमाल बार बार दे रहा है तो इस बार हो सकता है अष्टयाम दे दे, मतलब ऐसा आपको 2 ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल क्या है? भक्तमाल में बहुत सारे कवियों के, जो बहुत पुराने वक्त के, उनके वक्त के जो रहे हैं, कई एक कवियों को संग्रहित करके उनका जीवन चरित्र दिया हुआ है, वही चरित्र है उसमें दिया हुआ है, इतना याद रखिए। दूसरा प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता आपका नाभादास हैं। कौन है? नाभादास है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम क्या है? नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अग्रदास, ये सवाल बनता है, इसलिए मैं अभी बता दिया। ना आगे नहीं चलना है। अग्र मतलब आगे नहीं चलो, नहीं अग्र, आगे नहीं चलो, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। भक्तमाल, नाभा, नाभा यानी भक्तमाल, भक्तमाल ऐसे याद रखना है, बार बार बोलेंगे, भक्त नाभा, भक्त नाभा माल। 3 नंबर सवाल, नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? ध्यान देने की बात है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता लगी है, ये कवित्व, इसमें 2 पद दिए हुए हैं। पहला पद जो है उसमें यही कह रहा है कि किन 2 कवियों का बात कही गई है, पहला पद और दूसरा पद, 1 2। ठीक है। इस कवित्व में जो पहला पद दिया हुआ है उसमें क्या है, किसकी बात कही गई है? तो कबीर, जायसी या सूरदास की, या कबीर या सूरदास की, सूरदास एवं तुलसीदास, फिर तुलसीदास एवं कबीरदास। मैं पिछले क्लास में ही बताया था, पिछली क्लास में ये बात कहा था कि पहला जो है उसमें कबीर की बात कही गई है, पहले वाले पद में कबीर की, दूसरा में सूरदास की बात, इन्होंने सूरदास की बात कही है, इनकी विशेषताएं बताई हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा, कबीर और सूरदास, बी आंसर आपको दिख रहा है, आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते। ये सारे प्रश्न आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ प्रश्न आ चुके हैं, कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे। 4 नंबर, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? देखिए, मैंने बार बार इस चीज़ को बताया है कि जब भी पूछे, शाखा पूछे
या आपका पूछे मार्गी पूछे या युग पूछे, काल पूछे, इस तरह के पूछे, तो आपको सीधे ध्यान देना है कि ये किस युग से आते हैं, ये किस काल विशेष में आते हैं। तो ध्यान देने की बात है, कबीरदास सगुण शाखा। कबीर क्या थे? संत थे। क्या थे? सबसे पहले यही याद रखना है, कबीर क्या थे? संत थे। और संत लोग क्या होते हैं? भगवान को नहीं पूजते हैं, मतलब मूर्त रूप में नहीं पूजते हैं। कैसे? निर्गुण रूप में पूजते हैं, यानी उस भगवान को पूजते हैं जिसका कोई रूप आकार नहीं हो, उसको आध्यात्मिक रूप में ध्यान करके बस माला जपते हैं। या नहीं भी, कबीर तो माला जपने को का भी विरोध किया है, तो इनका एक अलग सिद्धांत रहा है, कबीर पंथ अलग रहा है। तो निर्गुण, ये लोग क्या है? निर्गुणी है, निर्गुण। अब निर्गुण, अब निर्गुण देखिए तो कहाँ दिया है? निर्गुण दिया है। ये सगुण तो होगा नहीं, ये सर्वगुण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। एक देखिए निर्गुण दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। हमेशा याद रखिएगा। आपका कबीरदास हुए, आपका गुरु नानक हुए, ये क्या है लोग? ये लोग संत हैं, तो ये निर्गुण पंथ के हैं। क्या है? कौन सा पंथ ही है? निर्गुण पंथ या निर्गुण। अब निर्गुण में भी दो शाखा बटा हुआ। हाँ, इस यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने से बेहतर है मैं बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर, और वहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ है भक्ति काल के बारे में, और भक्ति काल को बहुत विस्तृत रूप में बताया है, कौन सा सगुण होते हैं, कौन सा निर्गुण होते हैं, सगुण का कितने धारा हैं, कितनी शाखाएं हैं, और निर्गुण के कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन से कवि आते हैं, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार ज़रूर वहाँ जाकर चेक करिए, आपके फ़ायदे के लिए ही ये 2 से 3 नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, नहीं तो आप एक बार PYQ देख लीजिए। आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि हैं? किस प्रकार के भक्त कवि हैं? देखिए अब यहाँ सवाल को चेंज किया है, पूछ रहा है युग, काल, शाखा, यही पूछ रहा है, लेकिन सवाल देखिए पूछा कैसे है। अभी किस प्रकार के? तो हमने देखा नाभादास देखा है, पहले पीछे भी बात किया है, मैं बता देता हूँ। नाभादास ये सगुण, पहले तो सगुण में आते हैं, ठीक है, सगुण शाखा में आते हैं, और ये राम भक्ति हैं। कौन से हैं? राम भक्त, राम भक्ति करते थे, ठीक है, राम भक्ति। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है इनकी भाषा है ब्रज, ब्रज। इनकी क्या है? भाषा है ब्रज भाषा। नाभादास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। अब देखिए सगुण के, देखिए इसमें कौन सा है? निर्गुण तो पहले काट दीजिए, निर्गुण काट दीजिए। सगुण में देखिए, सगुणोपासक में राम भक्त, यहाँ राम मैंने बताया तो राम भक्त, आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। राम भक्त में आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से हैं? एक तुलसीदास है राम भक्त, दूसरा नाभादास, 2 ही लोग हैं जो राम भक्ति को अपनाए हुए हैं, जो लगे हुए हैं इसमें। तुलसीदास का भाषा क्या है? ब्रज भी भाषा है और अवधी भी भाषा है। रामचरितमानस अवधी में भी लिखा है उन्होंने, और ब्रज भाषा में उन्होंने विनय पत्रिका लिखा है, जो तुलसीदास का पहला जो पद है ना, पहला पद करें, पहला और दूसरा दोनों पद ही आपके पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है। तुलसीदास जो पीछे हैं, पढ़ा चुके हैं, पढ़ लीजिए जाके अभी। अब उसके बाद जो है अवधी में ब्रज भाषा में लिखने वाले नाभादास हैं, जो राम भक्ति के हैं, 2 ही लोग ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, नाभादास किस काल के कवि हैं? सवाल मैंने 2-3 रखा इसलिए है क्योंकि सवाल देखिए पूछा कैसे जा रहा है, आप पैटर्न देखिए, शब्दों को चेंज किया जा रहा है, पूछा वही जा रहा है। अभी हमने देखा पीछे किया था, अब देखिए कह रहा है किस काल के, किस युग के भी पूछ सकता है, तो ध्यान देने की बात है, काल पूछ रहा है, परंपरा भी पूछे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पूछ देखिए किस परंपरा के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि सबका एक ही जवाब होगा, सगुण में राम भक्ति। अब देखिए भक्ति काल, और ये सब किस में आता है? सगुण और निर्गुण किस में आता है? सगुण और निर्गुण, ये किस काल में आता है? काल यहाँ पूछा है तो जरूर पूछेगा, निर्गुण ये किस शाखा में आता है? ये तो भक्ति काल में, ठीक है, याद रखना है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जगह आदि काल होगा, ये आदि काल का एक पार्ट है। तो देखिए भक्ति काल में ये सगुण और निर्गुण भक्ति होती थी, समझ गए? जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। रीति काल में कौन आते हैं आपके? भूषण आते हैं। कौन आते हैं? भूषण, जो आगे पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, उनका कौन सा है, सॉरी मैं यहाँ पर गलत एक चीज़ लिखा हूँ, भूषण के क्या है अभी देखिए समझ में आए। भूषण की जो कविता है कवित्त है, कह तो रहा हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कवित्त, सॉरी, भूषण की कविता है क्या है? कवित्त, यहाँ काट दीजिए,
अब सब जगह यही मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, नाभा के छप्य दास, ठीक है, छ अब प अब प अय छप्य, यहाँ ध्यान देने की बात है, छप्य हो गया, मिस टाइप हुआ है यहाँ पर। तो नाभा दास की जो कविता लगी है छप्य, क्या लगी है, छप्य, ध्यान देने की बात है। अभी जो भी मैं बताया भूल जाइए, कवित की जगह छप्य देखिए। अब भूषण की लगी है, जो कवित है किसकी है, भूषण की है, जो रीतिकाल के कवि हैं। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पूरा पूरा टाइप यही हुआ है कवित। तो इस बात को अब मान के चलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं नाभा दास की कविता आपका छप्य। मैं बार बार काटना पड़ेगा, काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आ जाएगा, यहाँ पर काट देंगे, छप्य होगा, ठीक है। सॉरी, छप्य छ ये ऐसे होता है। 7 नंबर प्रश्न है, नाभा दास जी किस धारा के संत हैं, किस धारा के संत थे, नाभा दास जी किस धारा के संत थे। अभी देखिए, धारा पूछा, काल पूछा, परंपरा भी पूछ लेगा, ठीक है। अभी पीछे भी देखें हम लोग कैसे कवि हैं, ये सब पूछ रहा है। हम इसलिए सवाल को रखे हैं ना कि इनमें से कहीं ना कहीं इस बार सवाल को पूछ देगा आपको। देखिए तो आंसर देखिए, शैव दर्शन नहीं, शैव दर्शन नहीं होगा, शैव दर्शन में आपका विद्यापति जी आ जाएंगे। बौद्ध दर्शन नहीं, वैष्णव दर्शन, जैन दर्शन। मैं बताता हूँ, जो भी राम भक्ति, ध्यान दीजिएगा, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति शाखा के जो भी भक्त लोग होंगे वो किस दर्शन में आएंगे, वो वैष्णव दर्शन में। वैष्णव यानी विष्णु भगवान की पूजा, यानी राम और कृष्ण क्या है, ये विष्णु के अवतार हैं, यानी वैष्णव भक्ति उसी को बोलते हैं। वैष्णव दर्शन में यही लोग की पूजा होती है। क्लियर हो रहा ना चीज़। तो वैष्णव यानी विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, तो वैष्णव आपका आंसर सी हो जाएगा। और नाभा दास जी किसके भक्त रहे, राम का गुणगान किए इन्होंने। क्लियर हो रहा चीज़, तो आंसर ये हो जाएगा। बौद्ध धर्म नहीं होगा आपका, बौद्ध धर्म बिल्कुल ही नहीं होगा, जैन धर्म भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 8 नंबर, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र। अब ये काव्य रचना क्षेत्र क्या है, ये कह रहे हैं कि क्षेत्र मतलब वो कि कहाँ जाके लिखे हैं, मतलब इनका एरिया कहाँ है सबका अपने। जैसे तुलसीदास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, काशी। उन्होंने अंततः काशी में जाकर अस्थायी रूप से उन्होंने अपनी रचनाएं की, है ना। तो यही बात है, पूछा जा रहा है कि नाभा दास का क्या रहा, ये कहाँ जाकर किए थे। तो हरिद्वार नहीं, काशी में तो तुलसीदास गए थे, कौन गए थे, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। वृंदावन, मथुरा, ये हो जाएगा आपका, मथुरा नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। नाभा दास अंततः वृंदावन चले गए थे। और वृंदावन जो जाएगा, वृंदावन की वहाँ की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तो ऐसे भी पकड़ा जाएगा कि नाभा दास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हुई हैं। अब 9वां प्रश्न देखते हैं कि नाभा दास की राम भक्ति जो है मर्यादा के स्थान पर बताना है कि क्या है। अब ध्यान देने की बात है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समन्वय की बात की है, उसमें भक्ति रस की प्रधानता दिखाई है। तीसरा, उसमें मर्यादा की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम को स्थापित किया है, मर्यादा दिखाया है राम को, लेकिन मर्यादित दिखाया है राम को। लेकिन नाभा दास जी जो जब राम की बात करते हैं तो ये मर्यादा का स्थान पे क्या करते हैं, श्रृंगार का पुट था करते हैं, या करुण का पुट, या माधुर्य भाव का पुट, या दुराग्रह। दुराग्रह तो नकारात्मक शब्द कभी नहीं इसको यूज करना, हटा देना है। करुणा नहीं, श्रृंगार की भी बात नहीं करते हैं नाभा दास जी, श्रृंगार की बिल्कुल बात नहीं करते। माधुर्य भाव क्या रह जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ लग रहा है कुछ आप नया चीज़ सीख रहे हैं बाकियों की जगह से, ऐसा कुछ अभी तक कुछ नया, कमेंट ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दीजिए मेरा। आइए मैं रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, ठीक है, और आप रेगुलर चेक करिएगा। 8 बजे हमारी क्लास होती है, 10 बजे व्याकरण की क्लास होगी। उसमें व्याकरण की क्लास जो मैट्रिक के बच्चे होंगे या किसी भी क्लास के बच्चे होंगे, खासकर मैट्रिक और इंटर, आप दोनों के लिए क्लास रहेगा। लेकिन बाय द वे कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे, हिंदी की परीक्षाएं, ये हिंदी के प्रश्न बनेंगे कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप वहाँ से हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा, वो काम आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नाभा दास राम, ये समझ गए हम लोग। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका है, नाभा दास के दीक्षा गुरु। आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी कवि हुए हैं उनके गुरु कौन हैं, उनको याद रखना है आपको।
ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 लोग हैं जिनके गुरु को याद रखना है। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न गुरु को लेकर बनता है। तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा मतलब जिसको दीक्षा दिए हैं, ज्ञान दिए हुए हैं। नरहरिदास नहीं, नरहरिदास किसके हैं? तुलसीदास के, तुलसीदास, तुलसीदास के हैं नरहरिदास, या नरहरिया इनको बोलते हैं। स्वामी अग्रदास, नाभादास के दीक्षा गुरु अग्रदास है। अभी हमने पीछे बात करना, आगे नहीं चलना है, अग्र नहीं, ना आगे नहीं चलना है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो रहा है? बी आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो जाएंगे किसके गुरु? सूरदास के दीक्षा, सूरदास के हो जाएंगे। रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय के प्रतिष्ठापक रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो रामानुजाचार्य ही हैं जो दक्षिण भारत से दक्षिण भारत में वैष्णव की यानी राम की पूजा की शुरुआत की, सब मिला के कहें तो। रामानुजाचार्य आपके हो जाएंगे रामानंद के। इनके बाद आते हैं रामानंद, वही गुरु परंपरा जो चलता है तुलसीदास के, सबसे अंतिम गुरु के पौधों में आएंगे, ये गुरु परंपरा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए 11 नंबर, मैं इसलिए एक बात याद रही है कि एक क्लास में हुआ था कि कमेंट पड़ा था कि सर आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको न पढ़ रहा हूँ न पढ़ा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ें हैं, बाकी जो ग्रहण करना है आपको करना है। बाकी इतना याद रखिए कि सारा सारा मलाई है ये चीज़, हाँ, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला है। अब ये है कि मैं थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो छोटी रहे, दूसरा चीज़ें कम समय में ज़्यादा दे सकें, कम बातें हों, काम की ज़्यादा हों। देखिए छप्य के कवि हैं, छप्य, देखिए यहाँ पर दिया ना छप्य, यहाँ पर आप सुधार लेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ छप्य होगा, मैं इसके बाद री एडिट कर लूँगा छप्य। और ये सारे कंटेंट मैं बैठ के बनाता हूँ 2-3 घंटे आपके लिए, तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दीजिए मेरा। और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, देखिए एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है। देखिए जस्ट अभी याद है, मेरे को याद था अभिप्रेरणा, कहते हैं ना मोटिवेशन वीडियो देखना, मोटिवेट होना, यानी अभिप्रेरित हो। मोटिवेट का मतलब होता है अभिप्रेरित, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। याद आ गया, अभी पीछे क्लास में किसी ने कहा था, देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। शमशेर बहादुर सिंह, नहीं, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? उषा है। कौन सी है? उषा है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन से? प्यारे नन्हे छोटे नन्हे बच्चे का, प्यारे छोटे नन्हे बच्चे हैं, प्यारे छोटे नन्हे बच्चे हैं कि ऐसे कुछ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए ना, प्यारे छोटे, शब्द में गलत हो रहा है मेरा, क्या है? प्यारे नन्हे बेटे का, सॉरी, प्यारे नन्हे बेटे, इनकी जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे, यही छोटे में आ रहा था, नन्हे प्यारे नन्हे बेटे का। ठीक है, बेटे का। तो ये है अशोक वाजपेयी का, क्या है? अधिनायक है, अधिनायक। और नाभादास डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो छप्य आप सुधार लेंगे, हमेशा याद रखना है। कहाँ गया? रघुवीर अशोक हार जीत है, मैं कह रहा हूँ जो मैं दिमाग में जो खटकता है वही होता है। ये कहाँ गया? इसको घटा, अभी हमने इसकी नोट बनाई है, क्या हुआ? अशोक वाजपेयी का अधिनायक नहीं है, बल्कि हार जीत है। हार जीत, वही हार जीत, यानी जीत किसकी होती है? नागरिक की होती है या सेना की होती है? एक सवाल भी आता है, हार जीत, तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिनायक किसे? रघुवीर सहाय की अधिनायक है, रघुवीर सहाय अधिनायक। जो मिस्टेक होता है थोड़ा देख लेना चाहिए। छप्य क्या है? अभी हमने देखा छप्य किसकी कविता है, तो नाभादास की। अब कह रहा है कि छप्य है क्या, यानी कौन सी विधा है, ये बात कह रहा है। तो ऐसे तो विधा, छप्य तो यहाँ पर कविता के रूप में लिया गया है, कविता के रूप में रखा हुआ है, लेकिन जैसे दोहा होता है ना, दोहा छंद होता है, इसी तरह से छप्य छंद भी होता है। छप्य क्या है? छप्य छंद होता है। ये क्या है? छप्य छंद, दोहा छंद, छप्य छंद। यहाँ पर देखिए अलंकार नहीं होगा, रस तो बिल्कुल नहीं होगा, छंद होगा, संधि तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोहा, सवाल आ जाएगा दोहा क्या है, तो दोहा क्या है? छंद है। ठीक है, छंद का रूप है दोहा। और छंद को कितने, सवाल बन जाए कि छंद के कितने रूप होते हैं, तो
ये सवाल बना था बीएड में, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था बीएड एंट्रेंस में, तो यही सवाल आया था और जो मैं गलत करके आया था। याद रहते हुए देखिए, कई बार होता है ना कि आपको याद होते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। उसमें 3 आंसर होना था और मात्रिक, सममात्रिक, अर्धमात्रिक, और मैं यही गलत करके आ गया था, क्योंकि कई बार होता है ना जब प्रेशर होता है तो याद ही नहीं रहता है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मेरा तो रिजल्ट आया था बीएड का, मैं अभी बीएड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं यानी प्रशिक्षक हूँ, आधा शिक्षक आधा टीचर आधा छात्र। ये देखिए 13 नंबर, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास, तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तुलसीदास के गुरु का नाम ये बताइए कमेंट करके। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, आपको हो गया प्यारे नन्हे बेटे का। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, और जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, इनकी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में लगी है। भूषण का हो गया, भूषण का कौन सा है? कवित्त है। भूषण की कविता क्या है? कवित्त। और यही मैंने यहाँ पर गलत किया है, चूँकि यहाँ पर छप्य होगा, छप्य, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है मेरे भाई लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट प्रश्न है, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह कविता से है, ठीक है। तासुकी यह जो कविता से है, गुरु श्रवण धरे। ये क्या मैं कर आगे पीछे हो गया है, मतलब विमल बुद्धि हो तासुकी, जो गुण श्रवणी धरे, यह कविता से यहाँ से हटा देना है। ये जो है, यह पंक्ति किस कविता, यहाँ से जो है किस कविता से है, ठीक है, ये बताना है, कविता से है। चलिए आगे, तो ये है कड़बक कवित पद छप्य, छप्य से है, डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर छप्य होगा। विमल बुद्धि तासुकी, विमल बुद्धि तासुकी, गुण श्राविणी धरे, ठीक है। एक बार आप इस छप्य कविता को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रश्न तो कविता से ही पूछे जाते हैं सीधे पंक्ति देकर। 15 नंबर सवाल है, छप्य के अनुसार सबके हित का वचन, सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर कहते, रहीम कहते हैं, जायसी, ये दोनों तो होंगे नहीं, इसलिए नहीं होंगे कि जब छप्य कह दिया तो ध्यान रखना है कि छप्य में किन की बात कही गई है। कबीर की कही गई है, कबीर, और दूसरा सूर की बात कही गई है। ध्यान देने की बात है, जब छप्य कविता आ जाए तो किसकी बात कही गई है? कबीर और सूर की। तो यहाँ देखिए सूर, रहीम तो जैसे ऐसे ही कट जाएंगे, एलिमिनेट करिए। फिर तुलसी तो होंगे नहीं, कट जाएंगे, बच के कौन जा रहा है? सी, है ना। सूरदास तो दिया ही नहीं है पहले इसमें, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, कानी का अर्थ होता है, कानी का अर्थ होता है, कानी का अर्थ होता है एक आँख का होना, एक कान का होना, अविश्वास, ठीक है, अविश्वास नहीं होगा, विश्वास, प्रतीति। कानी का मतलब होता है विश्वास या प्रतीति, ठीक है। कानी का मतलब क्या होता है? ऐसे कानी का मतलब पता चलेगा कान ठीक है, या हाँ कान ही पता चलेगा, कोई भी बी आंसर मार के आ सकता है, लेकिन कानी का मतलब विश्वास या प्रतीति होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर है, नाभादास का जन्म काल, नाभादास का जन्म काल बताना है। मैं बता दूं कि किसी भी 2 से 3 ऐसे प्रश्न होते हैं, और नहीं तो एक तो ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा कि पूछेगा कि बताइए इनका जन्म काल क्या है, ठीक है। किसी किसी का मृत्यु पूछता है, एक बार पूछा था, लेकिन बहुत बार पूछता है जन्म काल। मैं बता दूं कि हमारी एक क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाइए, और सबको एक जगह चार्ट बना के मैंने रख दिया है कि किसका, जितने भी राइटर हैं उनका जन्म काल क्या है, मृत्यु काल क्या है, वो किस काल खंड से आते हैं, ये भी लिखा हुआ है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह चार्ट वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक करिए, शुरुआती वीडियो है हमारी। चलिए आगे बढ़ देखते हैं, नाभादास का जन्म काल क्या है? 1543, 1570, 1613, नहीं 1613 किसका है? भूषण की है, भूषण, देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं, भूषण। 1478, एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ा रहा हूँ इसमें, इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूँ। 1470 क्या है? नहीं सॉरी, 1478 हो गया आपका सूरदास की,
1478 सूरदास, सूरदास तो दो तो नहीं होगा। 1543, हाँ 1543 हो गया तुलसीदास का, तुलसीदास, तुलसीदास का 1543, तो यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर होगा। नाभा दास का जन्म कब होता है? 1570 ईस्वी में होता है, और 1443 तुलसीदास का। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे याद रखना है। भूषण का कैसे मैंने याद रखा था? 13 भाषण नहीं चलेगा, 13 यहाँ 13 यानी 13, 13 भाषण है। और सूरदास का तो अष्ट छाप में आते हैं ना, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, ठीक है, उन्होंने अष्ट छाप निकाला। अष्ट छाप में 8 कवियों को मिला कर रखा है, 8 कवियों को मिलाकर अष्ट छाप कहा है। तो उसी में 8 कवियों में ये दूसरे कवि रहे हैं सूरदास, और सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, इसलिए मुझे ये डेट वहाँ से याद रहा है 1478। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर, पिता के मृत्यु के बाद, ये प्रश्न आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि इसलिए मैंने बोला ना, कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो संभावित होंगे। पिता के मृत्यु के बाद माता के साथ कहाँ रहने चले गए थे? यहाँ पर जोड़ देगा, यहाँ पर नाभादास। ठीक है, नाभादास जोड़ दीजिए दास। पिता के मृत्यु के बाद नाभादास माता के साथ कहाँ रहने चले गए थे? वृंदावन? नहीं, वृंदावन तो जाकर अस्थायी रूप से वहाँ थे, अस्थायी रूप से जाकर वहीं रहने लगे अंततः, और रचनाएं वहीं की अपनी। लेकिन जयपुर, दक्षिण भारत नहीं, बल्कि नाभादास दक्षिण भारत में जन्मे थे वहीं पर, दक्षिण भारत में जन्मे थे। इनकी पुश्तैनी वहाँ पर स्थान है। मूल निवासी वहीं के दक्षिण भारत से हैं। काशी में नहीं, काशी में तुलसीदास जी रहे। तुलसी ठीक है, दास, तुलसीदास। तो एक बच जा रहा है आपका, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। माता के साथ जयपुर चले गए थे ये। आइए 19 नंबर प्रश्न, भक्तमाल की भाषा क्या है? भक्तमाल की भाषा क्या है? अब उसकी भाषा, जब आपको ये मालूम रहेगा कि नाभादास का ब्रज भाषा, जो भाषा रही है कौन सी रही है? ब्रज भाषा रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कि भाषा क्या है? ब्रज। ए आंसर हो जाएगा। अवधि तुलसीदास की रही है, और इस अवधि आपका जायसी की रही है, जायसी की भाषा रही है, जायसी की भाषा रही है। मलिक मोहम्मद जायसी, कई बार पूछता है कि दे देगा, पूछेगा जायसी का पूरा नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। एक बार पूछा था मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है ठीक है, दे देगा। विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ल का पूरा नाम क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल। आइए, खड़ी हिंदी नहीं होगा, उर्दू हटाइए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, नाभादास के प्रथम छप्पे में किसकी प्रशंसा की गई है? ध्यान देने की बात है, 2 छप्पे दिया हुआ है। प्रथम छप्पे में क्या बात कहा जा रहा है? किसकी प्रशंसा की गई है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। मैंने बताया कि प्रथम में कबीरदास, प्रथम में कबीर हैं, दूसरे में है आपका, दूसरे में क्या है? सूर है, सूरदास। तो ये याद रखना है। कबीर कहाँ है? ये सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर? चलिए पूछना ज़रूरी है, पता चलेगा कि आप सो रहे हैं मैं बता दूं कि मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा दिया जाए कि बेहतर दिया जाए, और आप पास क्यों नहीं होना है, आपको 90 प्लस किसी हाल में लाना है। और कैसे लाना है, मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे हम तैयारी करें, एग्ज़ाम पेपर दें, उसको लेकर देख लीजिएगा एक। और रेगुलर क्लास से जुड़े रहिए, बस वही करना है। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना। 21 नंबर, नाभादास के द्वितीय छप्पे में किसकी प्रशंसा की गई है? द्वितीय छप्पे में किसकी प्रशंसा हुई? तो सूरदास हो गया, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, नाभादास अष्टयाम के बताना है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया कि नाभादास के 2 ही पुस्तक ग्रंथ का रचना नाम दिया हुआ है। कौन सा? एक अष्टयाम है, एक दूसरा भक्तमाल है। तो ये किसका हो जाएगा? नाभा का। अष्टयाम नाभा, अष्ट नाभा, ठीक है, अष्टयाम नाभा हो जाएगा। डी आंसर याद रखना है। बाकी भूषण के जान ही गए आपका क्या? भूषण कवित्त, सूरदास का सूर सरावली, सूर सागर, ठीक है, आपका राधा रस केली, और सूर सरावली हो ही गया। साहित्य लहरी सूरदास का ही है। जयशंकर प्रसाद का झरना का मायनी, ये सब है।
लहर, आगे बढ़ते हैं। आंसू, वो सब उन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। प्रश्न एक हर बार की तरह इस बार भी एक सवाल रहेगा आपके लिए, कमेंट करके खास करके बताना है इसका जवाब। नहीं भी पता हो तो जाकर सर्च करिएगा। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? ये बीजक के बारे में मैंने किसी 1-2-3 पीछे जो क्लास 1-2 हुई है उसमें मैंने जिक्र कर दिया है बीजक को लेकर। अगर आप देखे होंगे तो इसका जवाब जरूर करेंगे। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। हालांकि इस बीजक के जो रचनाकार हैं, हालांकि रचे तो ये नहीं है बल्कि ये बोले हैं, बल्कि संग्रहित किया है कौन? इनके चेला ने किया है, धर्मदास ने। अगर मालूम है कि धर्मदास के गुरु कौन है तो आंसर कर सकते हैं। दूसरा, इस बीजक के रचयिता का नाम इस क्लास में हम लोगों ने कई बार ले चुका है, तो ये भी यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। मैं कहता हूँ कि इससे अब एक्स्ट्रा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा आपका इसी से पूछा जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए याद करना। अब आइए हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो बेहद ज़रूरी है इस बार 2025 की एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपके लिए, और ऐसे ही आपको तैयारी करके जाना है। आप चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स के हों। नाभादास ने कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक है, उल्लेख होगा, ठीक है, उल्लेख किया है, विशेषताओं का उल्लेख किया है, ये बताना है। तो कबीर के बारे में उल्लेख कौन कौन से किया है? सूरदास के भी दोनों, यानी इसका मतलब हुआ कि आप दोनों पदों को पढ़िए, दोनों छप्य को ठीक से पढ़ना है आपको, और उसमें देखना है कि किसकी किसकी बात उसमें कही गई है। सूरदास की किन विशेषताओं का उल्लेख, दोनों एक ही सवाल मैंने रखा हुआ है। अब आइए, चूंकि ये पूछा गया है कई बार, लेकिन संभवतः ये पूछ दिया जाए इस बार। कबीर एक कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, क्या तात्पर्य है इससे? क्या ये जो पंक्ति है यहाँ से, कानी राखी नहीं, इससे क्या तात्पर्य से आर्ट्स वालों के लिए बेहद ज़रूरी सवाल है, करके ही जाना है। और छप्य का सारांश लिखना है, 5 नंबर का ये सवाल है, ये भी आर्ट्स के लिए। ठीक है, ये 2-2 नंबर का ये सवाल है, ये सारे 2 नंबर के सवाल हैं, 30 से 40 वर्ड में लिखना है आपको। ये 5 नंबर का सवाल है, तो आपको 120 शब्दों के आसपास आपको किसी हाल में लिखना है, यानी एक पेज A4 साइज़ को भर देना है। और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, लिखने का प्रैक्टिस अभी से ही करिए। रोज़ कम से कम एक पैराग्राफ टाइमर सेट के लिखिए कि हम A4 साइज में कितना मिनट में लिख दे रहे हैं। 5 से 7 मिनट, 10 से 5 मिनट, 7-8 मिनट के बीच में लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 से 15 मिनट जाएगा तो बुरी बात है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपकी क्लास हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। पसंद का मतलब ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने बहुत मेहनत किया है आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ देकर जाऊँ, उनको कुछ ऐसा दूँ कि वो तैयारी करें बेहतर तरीके से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, स्पीड आप तेज़ करके देख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी तैयारी खूब करिए। कमेंट एक बार छोटा सा प्यारा सा छोड़ के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।